गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एनपीयू का नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 7 तक हमने कल डिस्कस कर लिया था और आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 की, किस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है। तो कुछ न्यू कंसेप्ट नहीं है जो अब तक पढ़ा, लास्ट डे जो हमने स्टडी की है, कंसेप्ट जो हमने पढ़े वही उसमें यूज होंगे। तो देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि फ्रॉम अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू एडिशनल इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें क्या प्रिपेयर करना है, तो हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। हम किसकी बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं और एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। हमें क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और किस तरह से बनेगा तो आप देखिए, फर्स्टली हम लोग इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। इस दिन का हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। किस तरह से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आप ध्यान देना, आराम से समझ रहे हैं इसको, है ना। तो देखिए इस साइड में हमें लिखना है एक्सपेंडिचर, आई मीन डेबिट साइड जो होता है उधर लिखना है हमें एक्सपेंडिचर। फिर अपना जो कॉलम बनेगा वो होगा अमाउंट का, देन इस तरफ होगा इनकम्स, अगेन अमाउंट। फॉर्मेशन का वर्क हमने कंप्लीट कर दिया है और अब हम वन बाय वन इंफॉर्मेशन चेक करेंगे। तो किसके थ्रू, आई मीन गुड आफ्टरनून मेगा, हमें क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास। तो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का यूज करते हुए, एडिशनल इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम किस टाइप्स के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन व्हिच आर रिलेटेड टू करंट ईयर। करंट ईयर से रिलेटेड जितने भी रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं, ओनली वे ट्रांजैक्शन ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। इज दिस क्लियर? अब देखिए, तो अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात कर रहा हूं। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखा हुआ है और ब्रैकेट में बैंक लिखा हुआ है। अमाउंट है 32,500, 32,500। क्या ये बैलेंस बीडी का अमाउंट इसमें लिखना है? तो हम जानते हैं बैलेंस बीडी एसेट्स और लायबिलिटीज का होता है और एसेट्स और लायबिलिटीज कैपिटलाइज्ड नेचर की होती है और इसमें तो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, कैपिटलाइज्ड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते ही नहीं है, इसलिए बैलेंस बीडी को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। हमें गिवन है सब्सक्रिप्शन इनकम है, तो इनकम किस तरह है? इनकम साइड पे है, हम लिखेंगे
बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। अब देखिए सब्सक्रिप्शन का क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, किस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन है। 15-16 का 2000, 16-17 का 15,000 और 17-18 का 500। इस तरह से हमें टोटल कितना सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव हुआ है, तो हमें करंट ईयर में 17,500 रुपीस का अमाउंट रिसीव हुआ है। बट ये 17,500 कंप्लीटली करंट ईयर के नहीं है, इसमें प्रीवियस ईयर का कुछ अमाउंट मिला है, नेक्स्ट ईयर का कुछ अमाउंट भी हमें रिसीव हुआ है। तो हमें करना क्या है, हमें तो ओनली करंट ईयर की नीड होती है, तो हम क्या करेंगे 2000 नहीं लेंगे, हम लोग 15,000 लेंगे और 500 भी नहीं लेंगे। इट मींस हमें करंट ईयर से रिलेटेड अमाउंट लेना है। यहाँ पर हमें अमाउंट कितना होगा 15,000 रुपीज। अंदर इसलिए लिखा क्योंकि इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट्स है। ये कितना अमाउंट है 15,000 रुपीज। क्लियर। अब देखिए यदि मैं यहां पर 17,500 रुपीज का अमाउंट लिखता, कितना लिखता 15,000 को ना लिखकर मैं 17,500 के अमाउंट लिखता, तो मुझे क्या करना होता 15 का भी सब्ट्रैक्ट करना होता और नेक्स्ट ईयर आई मीन 17-18 का भी सब्ट्रैक्ट करना होता, लेस करना होता, क्योंकि वो इस ईयर के है नहीं। तो लेस करने के बाद आता तो कितना 15,000 ही आता ना। लास्ट वीडियोस में मैं इसको डिस्क्राइब कर चुका हूं, ठीक है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है उसको भी हम स्टडी करते हैं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है देयर आर 160 मेंबर्स ऑफ द क्लब who contributes ₹100 per year for subscription। देखिए यहां देखिए पर टोटल मेंबर जो है वो कितने हैं 160 मेंबर है और एक मेंबर कितना कंट्रीब्यूट करता है 100 रुपीज ईयरली कंट्रीब्यूट करता है सब्सक्रिप्शन के लिए। सो हाउ मच टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर, अमाउंट कितना हो गया 16,000। तो एक्चुअली हमें जो टोटल सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव होना चाहिए था, चंदा बोलते हैं इसको, कितना रिसीव होना चाहिए था करंट ईयर का 16,000 रुपीज रिसीव होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो कितना है 15। इट मींस हमें जो रिसीव हुआ है करंट ईयर का, रिसीव तो हुआ है 15,000, रिसीव तो कितना हुआ है 15,000 रिसीव हुआ है, पर रिसीव करना कितना था 16,000। इसका मतलब हमें कंप्लीटली सब्सक्रिप्शन का अमाउंट करंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ है। बताइए कितना अमाउंट करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, बताइए टेल मी हाउ मच अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का करंट ईयर का कितना अमाउंट, वेरी गुड। तो इसको ऐड करना है या लेस करना है, तो इसे ऐड करना होगा या लेस करना होगा। तो मैंने कहा था एब्सोल्युटली जो करंट ईयर का है वो हमें लेना है, जो करंट ईयर का नहीं है उसे हमें नहीं लेना है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम यहां क्या लिखेंगे ऐड सब्सक्रिप्शन, कौन सा ऐड आउटस्टैंडिंग, और ये डालेंगे 2016 एंड 17 जो कि अपना करंट ईयर था। कैसे लिखना है 160 मेंबर, एक मेंबर 100 रुपीज दे रहा है, माइनस 15,000 हम रिसीव कर लिए। इस तरह से जब इसको सोल्व करेंगे तो अमाउंट आएगा 1,000। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया इस तरह से हमने 16,000 रुपीज रिकॉर्ड कर दिया है। क्या आपके समझ में आ गया है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सब्सक्रिप्शन के बाद आफ्टर सब्सक्रिप्शन इंफॉर्मेशन है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड क्या ये हमें इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है या नहीं। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, ये हमें इस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है या नहीं। क्या डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है या नहीं है? तो इसका रीजन सुनिए। मैंने यस्टरडे आपको बताया था कि किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, अदरवाइज किसी पर्टिकुलर फंड के लिए हमें कोई डोनेशन रिसीव हो रहा है, किसी पर्टिकुलर फंड के लिए, किसके लिए? किसी पर्टिकुलर फंड के लिए या किसी वर्क के लिए हमें कोई डोनेशन रिसीव हो रहा है, तो वो कैपिटलाइज नेचर का हो जाएगा और कैपिटलाइज नेचर का इसमें नहीं आता है, वो बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करते हैं। दैट्स व्हाई वी कांट रिकॉर्ड डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड बिकॉज़ डोनेशन गिवन फॉर पर्टिकुलर फंड। इज दिस क्लियर? तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है वो है गवर्नमेंट सब्सिडी। गवर्नमेंट जो हमें सब्सिडी दे रही है, ये तो इसी का पार्ट है। गवर्नमेंट हमें कुछ पैसा दे रही है, सब्सिडी दे रही है, इनकम है। तो बाय गवर्नमेंट सब्सिडी, सब्सिडी दो तरीके से होती है। कैश में आपको दी जाती है, जैसे गैस सिलेंडर पे सब्सिडी होती थी, वो आपके अकाउंट में आती थी। एक क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग द बैंक आपके अकाउंट में से ही क्या करता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है पहले से ही, या गवर्नमेंट आपको पहले क्या बोलती है, इतना अमाउंट देना है, इतना आपको नहीं देना, रिमेनिंग अमाउंट आप दे दीजिए। यहाँ पे सब्सिडी हुई है, कितने की सब्सिडी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करा रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट हमें जो सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है वो 2000 रुपीस की प्रोवाइड करा रही है। तो सब्सिडी हमारे लिए एनपीओ के लिए इनकम है। आफ्टर सब्सिडी लाइफ मेंबरशिप फीस, क्या लाइफ मेंबरशिप फीस भी रिकॉर्ड करनी है? रिप्लाई करके बताइए कि क्या लाइफ मेंबरशिप फीस भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करनी है? तो इसका एक रीजन था, मैंने कहा था, एक तो होती है मेंबरशिप फीस और एक इसका क्या लगा दें, लाइफ। तो क्या बन जाती है, लाइफ मेंबरशिप फीस, दोनों अलग है। केवल मेंबरशिप फीस होता तो रेगुलर नेचर की इनकम होती और इसमें लिखते, ओनली क्या मेंशन होता, क्या गिवन होता, मेंबरशिप फीस, तो इसी का पार्ट होता, इसी में लिखते। बट लाइफ वर्ड लग जाने से ही ये रेगुलर नेचर नहीं होती है, ये बन जाएगी कैपिटलाइज नेचर और कहां पहुंच जाएगी, बैलेंस शीट में। तो याद रखना, जब भी मेंबरशिप फीस के साथ लाइफ वर्ड ऐड है, इट मींस वो लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तभी लिखेंगे जब ये लाइफ वर्ड मेंबरशिप के आगे नहीं होगा। इज दिस क्लियर? तो अभी हम इसको भी नहीं लिखेंगे क्योंकि लायबिलिटी हो गई है। देन हम बात करते हैं इसमें इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। बैंक में हमने अमाउंट डिपॉजिट कराया है और उस पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ये तो हमारी इनकम है। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक डिपॉजिट। ठीक है, अब कितना अमाउंट हमने रिसीव किया है? तो वैसे तो इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमने 1000 रुपीज रिसीव किया है। क्या इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन भी गिवन है क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में? तो यहां पर गिवन है कि बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब इतना और हमें प्राप्त करना है, आई मीन आउटस्टैंडिंग इनकम है या इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग है, कितने से, 200 रुपीज से इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग है। अब है तो करंट ईयर का, तो आउटस्टैंडिंग को हम क्या करेंगे,
हम आउटस्टैंडिंग के अमाउंट को ऐड करेंगे। तो एक्चुअली हमने रिसीव तो कितना कर लिया है, हम रिसीव तो 1000 कर लिया है, और ऐड अभी भी रिसीवेबल कितना है, तो या तो लिख लो रिसीव लिख लो, या कर दो आउटस्टैंडिंग लिख दो, बात एक ही है। 200 और आउटपुट कॉलम में हम शो करेंगे 1200। इज दिस क्लियर? क्या यहां तक आपके समझ में प्रॉपर वे में आ गया है? रिप्लाई करके बता जल्दी से, यस और नो। क्या यहां तक आपके समझ में आ गया है, यस और नो? जल्दी से रिप्लाई करके बताना। ओके, देन देखो हमने रिसिप्ट साइड कंप्लीट कर ली है, और अब हम पेमेंट साइड को चेक करते हैं। पेमेंट साइड में सबसे पहले मेंशन है परचेज ऑफ मशीनरी। बताओ क्या इसको रिकॉर्ड करना है? परचेज ऑफ मशीनरी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है या नहीं है? तो हम जानते हैं कि परचेज ऑफ मशीनरी, मशीन तो एसेट्स होती है, मशीन क्या होती है? एसेट्स होती है, और एसेट्स कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती है। तो एसेट्स नहीं, एसेट्स लायबिलिटीज दोनों ही कभी भी इसमें नहीं आती है, इसलिए हम यहां अवॉइड कर देंगे, ये नहीं आएगा। सैलरी, सैलरी तो एब्सोल्युटली एक्सपेंस है, तो टू salaries and the amount of salaries is 5000, और रिगार्डिंग सैलरी देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ करना ही क्या होता है, डायरेक्टली इसको आउटर कॉलम में हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन हम बात करें सैलरी के बाद स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, तो हमारे पास जो स्पोर्ट्स एक्सपेंस कितने हैं? 40,000। कितने हैं स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस? 40,000। अब यहाँ पर आपके लिए एक मैटर आएगा जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। जनरली ये पता है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास ऑलरेडी क्या बना हुआ है, स्पोर्ट्स फंड बना हुआ है। तो एक तरह से जब किसी काम के लिए फंड बना होता है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस और उस फंड से रिलेटेड या उस वर्क से रिलेटेड इनकम दोनों ही कभी इसके अंदर नहीं आते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, किसी पर्टिकुलर फंड या किसी काम को लेकर फंड बनाया गया है तो उससे रिलेटेड ना तो इनकम कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी, और ना ही उसके एक्सपेंस कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे। बट एक एक्सेप्शन है, जब आपका फंड नेगेटिव चल रहा है कि जितना फंड में था उससे ज्यादा आपने एक्सपेंस कर दिया है, ओनली इस केस में हमें यहाँ पे लिखना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको रिपोर्ट करना होगा। पॉजिटिव वे में कभी भी नहीं लिखना है। नेगेटिव होने का मतलब पैसा कहाँ से आपने लिया होगा? इस अकाउंट से लिया होगा। तो देखते हैं स्पोर्ट्स फंड का जो अमाउंट है और स्पोर्ट्स के जो एक्सपेंस है उन्हें कंपेयर करके हम आइडिया लगाते हैं कि नेगेटिव था, पॉजिटिव था या इक्वल था। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर देखिए एक तो लिखा हुआ है कि डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड में कितना पैसा आपके पास आ गया है? 30,000 रुपीज आपके पास स्पोर्ट्स फंड में आया है। ये तो एक तरह से इनकम होगी, लेकिन इधर देखिए स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितने हैं? 40,000 के हैं। कितने हैं? 40,000 के एक्सपेंस हो गए। ये तो क्या हुई? इनकम, ये हो गया एक्सपेंसेस। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी हम बात करें तो स्पोर्ट्स फंड में देखिए 5,000 तो पहले से ही पड़ा है, 5,000 पहले से ही पड़ा है, और ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशंस में गिवन है। 5,000 तो पहले से ही हमारे पास बैलेंस में है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है। ये रिसिप्ट साइड में गिवन है कि हमें 30,000 का और डोनेशन मिल गया, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 35,000, जो एज ए इनकम हमारे पास था 35,000, बट एक्सपेंस कितना हो गया? एक्सपेंस 40 का हो गया। इसका मतलब 5,000 रुपीज आप कहां से लाए? वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से लाए हो। इट मींस आप जो बैलेंस ऑफ नेगेटिव चला गया कि आपके पास वो 35,000 का
फंड था ना टोटल। आप 40,000 का एक्सपेंस कैसे कर सकते हो, -5,000 नेगेटिव आएगा तब ही हम इसे क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। पॉजिटिव के केस में हम कभी भी इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अभी हम करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि नेगेटिव है टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। अब कैसे लिखना है, रिकॉर्ड कैसे करना है, सबसे पहले एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस कितना है 40 लेस रिसिप्ट्स कितने थी 30,000। अगली एक्सपेंस कितना हुआ 10 का बचा है, लेस ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट है यहाँ पर 5,000। इस तरह से हमारे पास 5,000 का अमाउंट बैलेंस में नेगेटिव में चल रहा है। फिर हम बात करते हैं आगे, तो हमें गिवन है स्टेशनरी, हमें क्या गिवन है स्टेशनरी, और स्टेशनरी का जो अमाउंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी वो है 15,500, 15,500। तो हम लिखते हैं टू स्टेशनरी। अब कैसे करेंगे, एक्सपेंस तो कितना दिया हुआ है 15,500। इनसाइड कॉलम में क्यों रिकॉर्ड किया, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमें कुछ इंफॉर्मेशंस भी गिवन है। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है देखते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग 6,000, क्लोजिंग 1,000। तो मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज ऐड होता है, और अब आ रही है अच्छी आवाज आई मीन साउंड, अब आपके पास क्लियर आ रहा है क्या, अब आपके पास साउंड क्लियर आ रहा है? बताइए जल्दी से। नहीं आ रहा है, क्या रीजन होगा? आई थिंक समथिंग नेटवर्क इशू। अब आ रहा है? आर यू एबल टू मी, आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली? अभी नहीं आ रही? पहले आवाज क्लियर आ रही थी क्या आपके पास? पहले साउंड क्लियर आ रहा था आपके पास? पहले भी नहीं आ रहा था? तो ट्राई करना, एक्चुअली नेटवर्क इशू होगा जिसकी वजह से आवाज आपके पास क्लियरली नहीं आ रही है। आवाज कम आ रही है, स्लो आ रही है? वॉल्यूम को आप थोड़ा सा अप कीजिए, वॉल्यूम बढ़ाइए, अपने मोबाइल की वॉल्यूम बढ़ाइए। हो सकता है कि वहां पर ठीक है, बैक देखते हैं। तो स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक, मैंने कहा था ओपनिंग स्टॉक तो ऑलवेज ऐड होता है। ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है। तो हम क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट हमें गिवन है, ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट हमें गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, वो है 6,000 रुपीज। कितना गिवन है 6,000 रुपीज। इसलिए हम क्या करेंगे, 6,000 रुपीज को यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करते ही ये अमाउंट हो गया 21,500। कितना हो गया 21,500 रुपीज का अमाउंट हो गया। देन हमें क्लोजिंग स्टॉक भी देखना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है उसकी वैल्यू एडिशनल इंफॉर्मेशन में 1,000 रुपीज है। मैंने कहा था ओपनिंग स्टॉक तो ऑलवेज ऐड होता है, बट
क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज लेस होता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज क्या होता है, लेस, इसलिए 1000 रुपीज को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, और ये अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 20,500। अब देखिए, अब देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग 3000 और क्लोजिंग 3500, किसी भी एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिटर यूज होता है, किसी भी एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिटर यूज होता है, इसमें वो आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है। किसकी बात हो रही है, आउटस्टैंडिंग की। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी है। ओपनिंग का मतलब करंट ईयर का नहीं है, प्रीवियस ईयर का है। क्लोजिंग मतलब करंट ईयर का ही है, स्टॉक नहीं है ये, आउटस्टैंडिंग है। तो करंट ईयर का क्लोजिंग होता है, प्रीवियस ईयर का ओपनिंग होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, करंट ईयर वाले को तो ऐड कर देंगे और प्रीवियस ईयर वाले को लेस कर देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, लेस क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओनली इक्वल्स टू क्रेडिटर, और ईयर देते हैं 2015-16, प्रीवियस ईयर का है ना। ओपनिंग कभी भी करंट ईयर का नहीं होता है, ओपनिंग ऑलवेज प्रीवियस ईयर का होता है, और हमें लेना करंट ईयर का है, इसलिए प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को, आई मीन क्रेडिटर को हम लेस कर देंगे, और इसका जो अमाउंट हमें गिवन है वो गिवन है 3000 रुपीज। इस तरह से अमाउंट कितना आ गया, 17,500 आ गया। अब ऐड करेंगे क्रेडिटर, ये कौन सा 16 और 17 का ऐड करेंगे क्योंकि वो तो करंट ईयर का ही है, और करंट ईयर का जो है उसका अमाउंट हमें गिवन है 3,500। इस तरह से हमें स्टेशनरी के अमाउंट को लिखना है 21,000। क्या समझ में आ गई बात आपके, क्या आपकी बात प्रॉपर्ली समझ में आ गई है? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए, वेरी गुड। ये सारे कंसेप्ट जो है, स्टॉक का कंसेप्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग का कंसेप्ट क्या है, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ओल्ड वीडियोस को आप वो चेक कर लेना। अब स्टेशनरी के बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को। स्टेशनरी में कुछ छोड़ा तो नहीं है, मैं पूरा देख लेते हैं अभी। स्टेशनरी के अंदर सारे ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किए हैं या नहीं किए हैं वो भी अभी देख लेते हैं। देखिए स्टेशनरी का जो अमाउंट हमें ऑलरेडी गिवन था, स्टेशनरी का जो अमाउंट हमें ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन के अंदर, वो गिवन है 10,000। बस मिस्टेक यही हो गई ना कि अमाउंट ऑफ स्टेशनरी का 10,000 लिखा हुआ है और हमने लिख दिया 15,000। हमने कितना लिख दिया, 15,000, तो यहाँ पे 10,000 है, तो 16 हो जाएगा, ये 14,500 हो जाएगा, और ये 11 रह जाएगा, और ये 15,000 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू भी हमें चेक करनी है। कोई ट्रांजेक्शन हमने और तो नहीं लिखा, रॉन्ग, जो लिखा हो करेक्ट लिखा है, जो लिखा है हमने करेक्ट लिखा है। जैसे भी हमने 15 को 10 लिख दिया, वैसे मिस्टेक हो सकती है, देख लेते हैं फिर से। हाँ देखिए 10,000 स्टेशनरी का जो एक्सपेंस पे किया वो था, अच्छा यहाँ मिस्टेक है, ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है तो 16,000 होगा,
क्योंकि पहले से 10,000 था, 6 और आ गया तो कितना हो गया 16,000। 1,000 लेस करना है तो कितना अमाउंट बचेगा 15,500। फिर 3 हमें लेस करना है तो 12,500, और जब इसको भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा आपके पास, यहाँ भी 0 नहीं है तो यहाँ पर भी 0 नहीं आएगा, ये हो गया 15,500। हाँ, हमने इसको रॉन्ग लिख दिया। 7th एग्जांपल से हम ले लिए 15,500, इसलिए मिस्टेक हो गई। वापस देखिए 10,000 एक्सपेंस हुआ, ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद 16 हो गया, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं 1000 तो ये आ गया। ओपनिंग क्रेडिटर इट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग करंट डेट नहीं होते हैं, इसको लेस करते हैं, और करंट डेट जो होते हैं क्रेडिटर उसको हम ऐड करते हैं, इसलिए 15,500 रुपीस का ये अमाउंट यहाँ पर आएगा। देन हम बात करें स्टेशनरी के बाद हमें क्या गिवन है, तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हमें गिवन है, और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का अमाउंट जो गिवन है वो 6,000 रुपीस है। टू एंटरटेनमेंट 6,000 रुपीस का हमें अमाउंट ऑलरेडी गिवन है, और इसके लिए तो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया। इनर कॉलम में तभी लिखेंगे जब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। अब सारा काम तो हो गया, हमने एक्सपेंस साइड भी कंप्लीट कर ली, बैलेंस शीट भी तो लिखते ही है ना, बट एक चीज कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आती है, वो केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती है, और वो है डेप्रिसिएशन। वो क्या है डेप्रिसिएशन, क्यों डेप्रिसिएशन कैश में नहीं लगता। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो केवल कैश ट्रांजैक्शंस आते हैं, डेप्रिसिएशन कभी कैश में होता ही नहीं, इसलिए वहां नहीं आता, लेकिन एक्सपेंस तो है इसलिए यहां जरूर आएगा, तो हमें डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा इसमें, और ये अपने लिए क्या है एक्सपेंस है, तो टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन लगाना है तो हमें देखना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगाना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास एसेट्स कौन कौन सी है, हमारे पास एसेट कौन कौन सी है और कब परचेज की गई है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो देखते हैं कि हमारे पास एसेट्स कौन कौन सी हैं। एक तो देखो परचेज ऑफ मशीनरी 6,000 लिखा हुआ है, परचेज मशीनरी कितना लिखा हुआ है 6,000 रुपीस। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, तो 10/100 कर दिया। लेकिन हमने परचेज कब की है, जुलाई में, 1 जुलाई को परचेज किए, कितने मंथ का हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, 9 मंथ का चार्ज करना होगा। आई थिंक अमाउंट आएगा 450, कितना अमाउंट आएगा 450, इसलिए हम 450 ही अमाउंट यहाँ पर मेंशन करेंगे। उतने ही टाइम का हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं किसी पर्टिकुलर ईयर में जितने टाइम कोई पर्टिकुलर एसेट्स अपने पास थी। तो 9 मंथ हमारे पास है, 3 मंथ लेटर हमने इसको परचेज किया था। इस तरह से ये अकाउंट अपना कंप्लीट हो गया है। जब हम इसका टोटल लगाएंगे तो इस बार ये साइड ज्यादा है, ये वाली साइड ज्यादा है, एक्सेस रहेंगे, और इस साइड का जब टोटल लगाया जाएगा तो 31,950 आएगा, 31,950। तो ये ज्यादा है तो इधर भी जाएगा, इधर भी हमें यही अमाउंट लिखना होगा 31,950, तो इधर जाएगा। इस बार लॉस हो गया क्योंकि ये साइड कम है, तो हम क्या बोलेंगे डेफिसिट बोलेंगे, क्या बोलेंगे डेफिसिट। और यहां क्या यूज करेंगे ब्रैकेट में, एक्सपेंसेस ओवर इनकम। मतलब डेफिसिट क्यों है उसका रीजन भी दे दिया कि एक्सपेंसेस ओवर इनकम, एक्सपेंस ज्यादा थे इनकम से। अब कितना डेफिसिट होगा, तो हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस निकालने के बाद जो अमाउंट हमें मिलेगा आफ्टर कैलकुलेशन वो होगा
12,750 12,750 इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। क्या अब आपके समझ में आ गया है? क्या अब आपके समझ में आ गया है? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए, क्या अब आपके समझ में आ गया है? ओके। क्या 8th को घर से आपने किया था? मैंने कल आपको कहा था कि ट्राई जरूर करना है, आंसर आपको आए या नहीं आए डजंट मैटर, बट ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हो सकता है आपको 50% आपको रॉन्ग रहा होगा, तो 50% करेक्ट भी तो है। तो जो रॉन्ग रहा होगा या आपके समझ में नहीं आया होगा उसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। इस तरह से ये अपना कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, अब क्योंकि इसमें क्वेश्चन सारे बड़े बड़े हैं इसलिए हम ज़्यादा नहीं सोल्व कर सकते, एक दिन में एक ही कर पाएंगे। आप आगे का सोल्व जरूर करना है, इसके अंदर धीरे धीरे सारा एक चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ बताने के बाद जो मैं क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ उसको एक बार रिपीट किया करो, दोबारा किया करो अदर कॉपी के अंदर बिना देखे। आप कर पा रहे हो इसका मतलब समझ में आ गया, नहीं कर पा रहे हो तो नेक्स्ट क्लास में आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।